रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह चित्रकार थे, उनका स्थान रहा है कौन सी जगह? शांति निकेतन। तो इसको भी यूनेस्को में घोषित किया है। तो देखो सबसे पहले नंबर पे अगर हम आए तो कौन सा किला है हमारे सामने? आगरा का किला। लेकिन यहाँ पहली धरोहर आए तो आगरा का नहीं है, ताजमहल फर्स्ट पे आएगा। कौन सा आएगा? अब ताजमहल के बारे में सबको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के किनारे है। किसके किनारे है? और शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में बनाया था। और मुगल काल की ये सर्वश्रेष्ठ इमारत भी है। कौन सी? ताजमहल। मकराना का यहाँ से पत्थर ले जाया गया था, व्हाइट संगमरमर से ये बना हुआ है। तो इसके सामने काले पत्थरों का एक और ताजमहल बनवा रहा था शाहजहां, लेकिन उसका काम बीच में ही रोक दिया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है ताजमहल के बारे में। फिर हमने एलोरा की गुफाएं पढ़ी थी। कौन सी गुफाएं? अगर हम बात करें एलोरा की गुफाएं तो महाराष्ट्र में गुफा, यहाँ पर 3 धर्मों का समन्वय दिखाई देगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तीनों की तीनों धर्मों का क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन है। गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक, फिर 13 से लेकर आगे तक ऐसे तीनों धर्मों की बटी हुई गुफाएं हैं। और इसके बाद में अजंता की गुफाएं, ये 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? ये 34 गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाएं भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर चित्रकला के गुफा चित्र है, शैल चित्र है, और वास्तुकला के यहाँ पर प्रसिद्ध उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आगरा का जो किला है वो लाल किला है। लाल किले हमारे यहाँ 2 है, एक लाल किला दिल्ली में और एक लाल किला आगरा में। प्रसिद्ध लाल किले हैं। हालांकि लाल किला तो अपने राजस्थान में भी है, पर यहाँ पर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में, और ये महल नुमा किला है लाल किला। फिर हमने पढ़ा था कि कोणार्क का मंदिर कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है सूर्य देव को समर्पित है, तो ये सही बात है। किसको समर्पित है? और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपको बताना है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट था या सेकंड था, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पड़ता है ये? ओडिशा में। इसका ऐसा 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है। कौन शताब्दी का? महाबलीपुरम के मंदिर, जो कि महाबलीपुरम के जो फेमस मंदिर है वो स्मारक है वहां पर। और ये कहाँ पड़ता है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव काल में ये बनाए गए थे। कौन से काल में? पल्लव, क्योंकि दक्षिण भारत में जो राज कर रहे थे वो कर रहे थे पल्लव, तो उन्हीं के समय पे ये बनाए गए थे। गोवा का जो चर्च है सेंट कैथेड्रल चर्च, ये कॉन्वेंट चर्च के नाम से है। तो ये गोवा में भारत का पहला चर्च बनाया था। इसको भी 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और ये औपनिवेशिक काल की वास्तुकला है जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के हिसाब से बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी आप सबको पता है। अगर आपको पत्थरों का रोमांस देखना है, अगर पत्थरों की शानदार इमारतें देखनी है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? फतेहपुर सीकरी जाना चाहिए, जो कि आगरा से लगभग 30-40 किलोमीटर की रेंज में आता है ये। और भरतपुर से भी पास में ही पड़ता है। अपने राजस्थान से इंडोन वाली लाइन पे जाते हैं ना अपन, तो उसे नजदीक ही है। उत्तर प्रदेश पे ये है। और अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था लगभग 1571 के आसपास। यहाँ पर जो है एक बुलंद दरवाजा भी बनवाया गया था। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी का एक मुख्य गेट है, उसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात अभियान जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगर बात आती है हम्पी, हम्पी बहुत प्राचीन काल का एक हिंदू साम्राज्य का एक स्थान है हम्पी। यहाँ पर जो है कर्नाटक में मंदिरों का समूह पाया जाता है, और इसका प्राचीन नाम हवेलीड भी है। हम्पी का जो नाम मिलता है वो हवेलीड भी मिलता है। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना आपको पता है 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी।
विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा हिंदू साम्राज्य था, जो तुगलक काल में इसका विकास हुआ था। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? हरिहर और बुक्का, दोनों ब्रदर्स थे, और उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया था। वहां पर जो है उनकी राजधानी जो थी विजयनगर साम्राज्य की, उसका नाम था हम्पी, और हम्पी का नाम था हवेलिड। यहाँ पर मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने खोज की थी भग्नावशेषों की, हम्पी के भग्नावशेषों को खोजा गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हम्पी भी अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद खजुराहो, खजुराहो के कौन से मंदिर है? स्मारक है, मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं ने ये बनवाए थे। कौन से राजाओं ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासकों के सबसे बेस्ट जो है स्थापत्य कला के जो उदाहरण प्राप्त होते हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं खजुराहो मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। और अगर हम बात करें खजुराहो मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है मंदिरों में मिथुन मूर्तियां होने के कारण, कौन सी मूर्तियां? मिथुन मूर्तियां होने के कारण इनको जो है एक शैली मान लिया गया। और जहां जहां भी इस तरह के जो मंदिर बनाए गए, जैसे राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो है किराड़ू बाड़मेर में ऐसा मंदिर जो है प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा बनवाया गया था, तो उसको भी राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं राजा मलय वर्मा के द्वारा अपने रामगढ़ में मंदिर बनाया गया था, रामगढ़ जो बंड देवरा मंदिर के नाम से फेमस है 12 जिले में, वो भी खजुराहो शैली का, भूमि शैली का है वैसे तो खजुराहो की मूर्तियां होने के कारण उसको मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अपने मेवाड़ क्षेत्र में भी एक मंदिर है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा? जगत अंबिका माता का मंदिर है, वो भी है। इधर से अपने डूंडाड़ क्षेत्र में जो है अपने जमुआई माता का मंदिर, जमुआ रामगढ़ का है, तो उसे डूंडाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगत अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इस तरह से अनेक सारे मंदिर हैं जो खजुराहो के रूप में जाने जाते हैं। आगे हमारे पास है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में है, शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? और ये गुफाएं जो है सेलकट गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? तो एलिफेंटा, एलोरा और अजंता, सारी की सारी कहां पर दिख रही है? महाराष्ट्र में दिख रही है, यानी कि काफी फेमस गुफाएं हैं। उसके बाद में चोल मंदिर, चोला टेम्पल जो है तमिलनाडु में है, और चोल स्थापत्य कला के फेमस मंदिर है। इनको यूनेस्को में 1987 में जोड़ दिया गया था। आप बताएं राजेंद्र चोल जो है भारत में फेमस चोल शासक हुए थे, और राजेंद्र चोल जो शासक थे उनके समय जो शैली का विकास हुआ था वो चोल शैली का विकास हुआ था। और चोल कालीन मंदिर जो है ये अपनी अनोखी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। जब मंदिर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि चोल मंदिरों में ऐसा क्या स्पेशल है। आगे एक और बात है कि ये जो चोल मंदिर है इनके साथ ही वहां पर रथ मंदिर भी प्राप्त होते हैं। तो ये अगला आता है पड्डकल, पड्डकल के मंदिर है, कर्नाटक में है, और उत्तर व दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का ये कॉम्बिनेशन है। यानी कि आप सब जानते हैं उत्तर में हमारे यहाँ नागर शैली है और दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली है। तो ऐसे शैली का थोड़ा थोड़ा मिश्रण अपने को मिलेगा। वो कौन सी जगह पे मिलेगा? कर्नाटक के कौन से मंदिरों में प्राप्त होगा? पड्डकल के मंदिरों में। सांची मध्य प्रदेश में विदिशा के पास में पड़ता है सांची, और वहां पर जो है बौद्ध कला की वास्तुकला प्राप्त होती है, क्योंकि सांची में स्तूप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्तूप, जिसे सांची का स्तूप कहा जाता है। इस सांची के स्तूप के वहां पर तोरण द्वार भी बने हुए हैं। वो में जो मुख्य गेट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तोरण द्वार कहा जाता है। तो वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। कौन सी कला का उदाहरण है? बौद्ध कला का। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। भारत का ये एक तरह से उद्यान मकबरा है। यानी कि मुगलों की एक शैली चली थी, चार बाग शैली। कौन सी शैली? चार बाग शैली। तो चार बाग शैली में बनाया गया पहला मकबरा जो था वो किसका मकबरा था? तो वो था हुमायूं का मकबरा। कौन सी शैली में? चार बाग शैली में। तो चार बाग शैली में जो बनाया गया मकबरा था वो किसका मकबरा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। कौन सी शैली में है? चार बाग शैली में बनाया गया था इसको, हुमायूं के मकबरे को। तो हुमायूं के मकबरे को मुगलों की कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे में सबसे ज्यादा मुगलों को दफनाया गया था। और एक मुगल शासक जो था, अंतिम मुगल शासक, उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय।
क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो वो जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और उसकी वाइफ जीतन महल को भी गिरफ्तार किया गया था और यहाँ से ले जाकर के उसको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसने बोला था कि मुझे मरने के बाद मेरे मुल्क की 2.5 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो बहुत खतरनाक उसका कोटेशन है। आगे बात करते हैं अपन कुतुब मीनार। कौन सी मीनार? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की है और इसको इल्तुतमिश ने जो है पूरा करवाया था। और ये इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई कुतुब मीनार है। लगभग ये 75 जो है फीट ऊंची मानी जाती है। उसके बाद में जो है दार्जिलिंग, कालका शिमला और नीलगिरी जो रेलवे है 1999 में ये जोड़ा गया था, पश्चिम बंगाल का, हिमाचल प्रदेश का और तमिलनाडु का। तो ये रेल मार्ग जो है इनको भी यूनेस्को में शामिल किए गए थे। इन रेल मार्गों में कौन कौन से रेल मार्ग थे? तो एक तो था दार्जिलिंग वाला, एक था कालका शिमला वाला और एक था नीलगिरी वाला। नीलगिरी अपने को पता ही है, तमिलनाडु के आसपास नीलगिरी है। तो वहां का रेल, तो तीनों रेलों को एक साथ जोड़ा गया था। और अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये पहाड़ी रेलवे है सी भीमबेटका। अब भी गुफाएं आ गई है, लेकिन ये वाली गुफाएं कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। कौन सी जगह की है? भीमबेटका कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर प्राचीन जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मध्य पाषाण काल के, कौन से काल के? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के मानव के प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कौन से चित्र? शैल चित्र। प्राचीन काल के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि मनुष्य जो है इस एरिया में रहा होगा। इसी कारण भीमबेटका जो स्थान है, इसके शैलाश्रय को भारत में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और विदेशी आने वाले पर्यटक इस जगह को देखने जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आज भी जो आदि मानव ने जो चित्र बनाए थे, वो चित्र आज भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन सी गुफाओं में? भीमबेटकाओं में। ठीक है। उसके बाद चंपानेर पावागढ़, ये पुरातत्व पार्क के रूप में जाना जाता है। चंपानेर पावागढ़ जो है गुजरात में है और यहाँ पर जो है एक तरह से प्रसिद्ध नगर के यहाँ पर उदाहरण प्राप्त होते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो एक तरह से स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और ये गोथिक शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? गोथिक शैली, विक्टोरियन गोथिक शैली में बना हुआ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लाल किला अपन ने देखा था एक और एक ये दूसरा देख रहे हैं अपन, कौन सा वाला? दिल्ली का। तो दिल्ली का लाल किला जो है मुगल काल का किला है और आज भी अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। कौन सा किला? लाल किला। कहां पर है? दिल्ली में। तो 2007 में इसको भी क्या किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया था। जंतर मंतर जो है राजस्थान का है, सवाई जयसिंह के द्वारा पूरे भारत में 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे और उन 5 जंतर मंतर में से एक जंतर मंतर जो था वो राजस्थान का है और वो सबसे प्रसिद्ध जंतर मंतर था। इसलिए यूनेस्को में जो एक जंतर मंतर शामिल किया गया, वो कौन सा किया गया? जयपुर वाला किया गया, जिसमें राम यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, ऐसे प्रसिद्ध यहाँ पर जो चीजें रखी हुई है वो जयपुर के जंतर मंतर में रखी गई है। अपने राजस्थान के जो किले हैं 6 किले वो इसमें शामिल है और 6 किले जो है वो पहाड़ी किले हैं। जो राजपूतों की जो शक्ति पराकाष्ठा है, उनकी जो डिफेंस सिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड के जो स्तर पर 6 किलों को भी यूनेस्को में दर्जा दिया गया था। लगभग 2013 में ऐसा हुआ था। तो इसमें 14 नोट हो रहे तो 2013 में। और इसमें जो है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, आमेर और रणथंबोर भी है क्या? तो ये पूरे कुल मिलाकर के 6 किले हैं। रानी जी की बावड़ी गुजरात की है, ये भी यहाँ पर शामिल किए गए है। सीढ़ीदार बहुत सुंदर बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी। अपने राजस्थान में भी एक रानी जी की बावड़ी है। कहां पर है? बूंदी में। नालंदा महाविहार, प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा का नाम काफी फेमस था। तक्षशिला पाकिस्तान में था और नालंदा
इंडिया में था, क्योंकि पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में था। और नालंदा बिहार में, आज भी नालंदा में पुरानी बातों को जीवित करने के लिए ऐसा जो है विद्यालय चलाया जा रहा है आज भी। लेकिन ये पुराना जो था, इसको बख्तियार खिलजी नाम का एक आया था। कौन से नाम का? बख्तियार खिलजी। तो ये जो बख्तियार खिलजी नाम का व्यक्ति था, बख्तियार खिलजी 1200 के आसपास ही आया था। और इसने आने के बाद जो है यहाँ पर नालंदा में आग लगा दी थी। और ऐसा कहते हैं कि इसके जो पुस्तकालय था, जिसका नाम था धर्मगंज पुस्तकालय, और उस पुस्तकालय में आग ऐसी लगी तो उसके जो 3 मंजिला इमारत थी पुस्तकों की, वो काफी समय तक जलती रही और उसकी आग भी नहीं बुझ पाई, इतनी तो उसमें किताबें थी। तो वो था हमारा नालंदा महाविहार। कहाँ का है? जो कि बौद्ध शिक्षा का बहुत प्राचीन केंद्र है। और आपको पता है बौद्ध शिक्षा दुनिया की सबसे बढ़िया शिक्षा मानी जा सकती है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है अहिंसा पर बल देता है। किस पर बल देता है? अहिंसा पर बल देने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। तो यहाँ पर आते हैं, और बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की भी शिक्षा देता है। न तो किसी चीज को ज्यादा जोर से पकड़ो, न किसी चीज को बिल्कुल छोड़ो, यानी कि उसका बीच का रास्ता अपनाओ, ताकि जुड़े भी रहो और चलते रहो। तो ये सबसे बेस्ट रास्ता होता है कौन सा? मध्य मार्ग का रास्ता। क्योंकि जब आपको किसी से बहुत अधिक प्रेम हो जाता है तो आपको उससे क्या होता है कि जब वो बिछुड़ जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसलिए आप इतना ही प्रेम करो कि मध्यम मार्ग में, कि संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, अतः वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो सर्वमान्य सत्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो वो किसका सिद्धांत है? वो बुद्ध का सिद्धांत है। ली कार्बुजिए की चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का निर्माण चंडीगढ़ में नेकचंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नेकचंद के द्वारा। कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन है। और रॉक गार्डन चंडीगढ़ का है। कहाँ का है? तो ये काफी फेमस है, इसमें पत्थरों की मूर्तियां लगाई गई है, और उसका जो है ये रॉक गार्डन कारबुजेर। अब कारबुजेर ये चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब, चंडीगढ़ पास में है ना, तो वो है। उसके बाद में आते हैं ऐतिहासिक नगर अहमदाबाद। अहमदाबाद को भी शामिल किया गया। कहां पर है? गुजरात में। विश्व धरोहर में ये भी क्या है? शामिल है। फिर आता है मुंबई का विक्टोरिया जो टर्मिनल है वो आ जाता है, और ये महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। औपनिवेशिक काल का है, यानी अंग्रेजों के जमाने का है। अब विक्टोरिया का नाम आ गया, तो विक्टोरिया रानी किसकी थी? अंग्रेजों की थी, है ना, तो अंग्रेजों के जमाना का है। फिर जयपुर शहर को भी ले इसमें, तो जयपुर जो है राजस्थान का है, और ये काफी बड़ा हुआ, नियोजित रूप से बना हुआ शहर है। और जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। ये 9 खंडों में बना हुआ, चौपड़ पैटर्न में बना हुआ एक व्यवस्थित शहर है। अगर चंडीगढ़ और जयपुर की बात करें तो भारत के 2 ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल एकदम पैटर्न पर बने हुए थे। कौन कौन से? चंडीगढ़ और जयपुर, बिल्कुल ये पैटर्न वाले शहर है। धोलावीरा का नाम सुना है आपने? धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है, जहां से हमें 16 जलाशय और तालाब प्राप्त होते हैं। यहाँ से जल प्रबंधन की शानदार व्यवस्था प्राप्त होती है। साथ ही में एक खेल का मैदान, स्टेडियम प्राप्त होता है। ऐसे प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल को भी, जो गुजरात में स्थित है, उसको भी यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। उसका नाम क्या है? धोलावीरा। क्या नाम है भाई? धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख नगर था, और यहाँ पर खेल का प्रमाण प्राप्त होता है, एक स्टेडियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्टेडियम। उसके बाद देखो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना का है, काफी चर्चा में रह चुका है ये मंदिर। तो काकतीय साम्राज्य जो था वो इंडिया में कहाँ था, ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर तेलंगाना है। और तेलंगाना का जो काकतीय साम्राज्य का जो मंदिर है रुद्रप्पा, या फिर उसको बोलते हैं रामप्पा मंदिर, क्या बोलते हैं, तो ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। अभी ये शांति निकेतन है। कौन सा निकेतन है? शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ पर जो स्थापित एक है ये सांस्कृतिक केंद्र है। थोड़ा सा एक मिसिंग हुई है, उसको सही कर लेंगे अपन। होयसल मंदिर, ये हवेली समूह से ही संबंधित है, ये आगे यहाँ पर नाम हवेली। उसके बाद मोइदम, तो मोइदम चराई मोइदम साम्राज्य है, अहोम वंश का जो स्थान है वो 2024 का है।
मराठा सैन्य परिदृश्य के जो किले हैं, मराठों के किले, वो 2025 में शामिल किए गए। वहां पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, शांति निकेतन। सही उत्तर उसका रहेगा मराठों के किले। क्या रहेगा? तो ये भारत की जो 44वें नंबर की जो धरोहर है वो कौन सी रहेगी? मराठों के किले रहेंगे। शांति निकेतन पहले वाला है, तो ये मराठों के किले। इस प्रकार से ये है अपने। उसके बाद में इसमें प्राकृतिक भी आते हैं। क्या आते हैं? प्राकृतिक। तो पिछली क्लास में कौन कौन से लिख लिए थे अपने, ये बताओ, कहां तक के लिख लिए थे? हाँ, 2